नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। हम लगातार बात कर रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव की, जिसकी अब तैयारियां पार्टियों ने अपने स्तर पर शुरू कर दी है और यही तैयारियां जो हैं वो आने वाले दिनों में असर दिखाएंगी और बताएंगी कि आखिर जो राजनीतिक दल हैं वो कैसी रणनीति बनाते हैं। खासकर चुनौती ये कांग्रेस के लिए ज़्यादा मैं समझता हूं, हालांकि दूसरे पहलू पर भी आऊँगा। दूसरी दल के लिए भी ये चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में हार पाई है और मैं कहूंगा कि ये हार बहुत बड़ी हार है। सीटों की संख्या पर ना जाएं विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस कितनी सीटों पर पहुंची है, बल्कि इन बातों को भी देखें कि कितनी सीटें हारी है कांग्रेस ने, कितनी सीटें गंवाई हैं। और इन मायनों में ये अब तक की प्रदेश में किसी पार्टी की सबसे बड़ी हार है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, एक मौके के रूप में देख रही है कांग्रेस इन निकाय चुनाव को, ताकि अपनी खोई हुई जमीन फिर से पा सके, फिर से संगठन में जान फूंक सके और इन चुनाव में मिली सफलता के माध्यम से आने वाले दिनों में अपनी रणनीति तैयार कर सके। यही चुनौती भारतीय जनता पार्टी के भी सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपना जो जीत का क्रम है, विजय रथ है, उसे साधे रखना होगा, उसे इसी गति से, इसी दिशा में लेकर जाना होगा और ये भी एक बड़ी चुनौती है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या दलों ने इन चुनाव में टिकट वितरण का कोई नया समीकरण, नया फार्मूला तैयार किया है। रणनीति क्या होगी वो तो साहब पार्टी के भीतर खाने में तय होगा, लेकिन चूंकि नेता और राजनेता जो भी होते हैं उनके बारे में हम बातें करते हैं और सूत्रों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भीतर खाने में चल क्या रहा है और क्या फिर धरातल पर देखने को मिलेगा। इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। पहले देखिए हमारी एक रिपोर्ट। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने अब कमर कस ली है। निकाय चुनावों के लिए अभी से अपनी तैयारियों में जुट गई है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए जल्द ही प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता दौरे पर निकलेंगे। दौरे में स्थानीय नेताओं की बैठक कर निकायों की जानकारियां ली जाएगी। ऐसे में कांग्रेस को निकाय चुनाव जीतने के लिए सक्रिय और परफॉर्मेंस वाले नेताओं की जरूरत है, जो स्थानीय स्तर पर ऐसे चेहरों को परख सके जो निकाय चुनाव में जीत हासिल कर सके। फिलहाल पार्टी का पूरा फोकस अच्छे उम्मीदवारों पर टिका हुआ है। निकाय चुनाव में कब्जा जमाने के लिए बीजेपी भी टिकट के फॉर्मूले में कुछ बदलाव कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार नए चेहरों को मौका दे सकती है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी युवा चेहरों को मैदान में उतार सकती है। ऐसे में कांग्रेस अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है ताकि नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल किया जा सके। निकाय चुनाव में जीत के लिए दोनों ही प्रतिद्वंदी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। टिकट फॉर्मूले में बदलाव को लेकर बीजेपी का कहना है कि भाजपा ने हमेशा नए लोगों को पर्याप्त अवसर दिया है। विश्वास है कि आने वाले निकाय चुनाव में नए चेहरों को उतारा जाएगा। वहीं कांग्रेस भी इस बार जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में पसीना बहाने की तैयारी में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा नए लोगों को पर्याप्त मात्रा में अवसर मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी सामान्यता करती है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव में भी युवाओं को प्राथमिकता से टिकट मिलेगी। चुनाव हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं और तमाम बड़े नेता हमारे उन कार्यकर्ताओं के लिए काम करेंगे, जिताने के लिए काम करेंगे। इसलिए हमारा सीधा एक ही मापदंड रहेगा कि हम वार्ड पार्षद से लेकर पालिका अध्यक्ष या मेयर तक का जो जीतने के लायक प्रत्याशी होगा, पार्टी उसको टिकट देगी और उसको जिताने के लिए मदद करेगी। पिछले निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी, जब प्रदेश में सत्ता भी कांग्रेस की थी। अब सत्ता बीजेपी के हाथों में है। ऐसे में बीजेपी निकाय चुनाव जीतने के लिए नए फॉर्मूले पर काम कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस भी कई युवा चेहरों को मौका दे सकती है। अब यही देखना होगा कि इस बार निकाय चुनाव में जीत किसकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर।
तो सवाल यही है निकाय चुनाव में जीत किसकी होगी, लेकिन आप देखिएगा दो बातें तो स्पष्ट हैं। उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, अरुण साहब ये कह रहे हैं अपनी बातों ही बातों में युवाओं को प्राथमिकता से टिकट दी जाएगी। मतलब आपसे मैं यही कह रहा था कि नेताओं के बयान और उनकी बातों से कुछ सूत्र तो समझ में आ जाते हैं। तो पहला सूत्र जो हमने समझा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार युवाओं को प्राथमिकता से टिकट देने जा रही है, जैसा उप मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष कह रहे हैं, दीपक बैज कह रहे हैं कि भाई हम तो उन्हें ही टिकट देंगे जो कि जीत कर आए। कुल मिलाकर जिताऊ प्रत्याशी, जिताऊ उम्मीदवार ही वह होगा जिसे टिकट दी जाएगी। चुनौती ये है, कैसे तय करेंगे आप कि ये जिताऊ है? इसके लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं से मिलना होगा, बैठकें करनी होंगी, कार्यकर्ताओं की बात समझनी होगी, धरातल पर उनके किए गए कार्यों की भी समीक्षा करनी होगी। तब जाकर कहीं ना कहीं एक स्थान बन पाता है जब हम कह सकें कि यह वह स्थान है, या फिर कहें कि यह वह एक मानक है जिसके आधार पर तय कर लें कि साहब ये तो अब जीतने लायक है, जिताऊ है। चलिए, तमाम विषय हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। गोपाल सामंतो जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गोपाल जी, आपका स्वागत है। शिल्पा देवांगन हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। शिल्पा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बलबीर सिंह बराज जी भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल में एसोसिएट एडिटर हैं। बलबीर जी, आपका भी स्वागत है। बलबीर जी, जैसा कि मैं शुरू से ये बात कह रहा था और ये बात समझने की कोशिश कर रहा था, गोपाल जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा और ये समझ में आया, जैसा उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं युवाओं को प्राथमिकता से टिकट दी जाएगी। इस बार फार्मूला यही रहेगा सर, उम्मीदवार तलाशने का, उम्मीदवारों की उम्मीदवारी तय करने का। गोपाल जी, जो भी निर्णय होता है कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बनाकर ही निर्णय होते हैं। जी हाँ। ये कोई पार्टी, एक व्यक्ति या एक परिवार की पार्टी नहीं है, जो कि कांग्रेस के साथ मुश्किल है। तो यहाँ जो भी निर्णय होंगे वो कार्यकर्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए पहले होगा, और कार्यकर्ता के हित के ऊपर जनता के हित को देखकर उनका चुनाव किया जाएगा कि कौन बेहतरी से जनता के बीच में जाके काम कर सकते हैं। मैं आपके लोकप्रिय चैनल में भी सुन रहा था, दीपक बैज जी बोल रहे थे कि चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी ढूंढेंगे। तो भूपेश बघेल को क्या चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी तो ढूंढा था ना, हार गए। दीपक बैज जी खुद भी चुनाव में टिकट पाए थे तो हार गए। भाई, चुनाव में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दीपक बैज जी अध्यक्ष है, कब कौन जीतता है कब कौन हारता है ये जनता तय करती है। इसमें ये बात पार्टी नहीं तय कर सकती, कोई भी पार्टी ये तय नहीं कर सकती कि जिसको टिकट देंगे वो चुनाव जीतेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर लोकतंत्र का मजाक उड़ाएंगे या लोकतंत्र का अपमान करेंगे तो अच्छी बात नहीं देती, उनको शोभा नहीं देती। उनको बोलना चाहिए अच्छे प्रत्याशी देंगे, ये जीतने वाले को ही देंगे। पिछले बार उनकी सरकार थी, प्रशासन का डंडा था, प्रशासन के डंडे के बल पर उन्होंने महापौर बनाए, अप्रत्यक्ष चुनाव करवाए, ये सबने देखा है। शायद अभी भी उनको वही गलतफहमी लगी हुई है कि वो प्रशासन का डंडा आज भी इनके हाथ में है। अभी उनको भूल जाना चाहिए, ये सब बातों को काम करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, उनके बीच रह के उनके कामों को करना चाहिए, और उससे भी पहले नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा भी दे देना चाहिए। दो चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस बुरी तरह से हार चुकी है, उनको पहले तो इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद बयानों का दौर शुरू करना चाहिए या बयानबाजी पे आना चाहिए, पहले तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है शिल्पी जी, आप सुन रही होंगी जो कह रहे हैं गोपाल जी, लेकिन जो पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी कह रहे हैं, थोड़ा मैं भी आपसे पूछ लूं, जिताऊ उम्मीदवार, और दूसरी बात यह है कि जिताऊ उम्मीदवार अगर आप देती हैं तो जैसा सामंतो जी भी पूछ रहे हैं, थोड़ी मेरी भी जिज्ञासा है कि उसकी कसौटी क्या होगी, उसका मापदंड क्या होगा, कौन होगा जिताऊ उम्मीदवार, क्योंकि सामंतो जी एक दो उदाहरण भी दिए, थोड़ा बताइएगा, हमें भी समझाइएगा। जी नमस्कार। जी नमस्कार। पहले तो
साथी प्रवक्ता से आपने सवाल किया था कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, आगे के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, परंतु पूरे वक्तव्य में वो कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कांग्रेस को ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो कांग्रेस की तरफ उंगली उठाते हैं। तो वो भूल शिल्पी जी, आप दोनों पार्टियां एक दूसरे की बहुत चिंता करती हैं। शिल्पी जी, आप लोग एक दूसरे की बहुत चिंता करते हैं, आप लोग बहुत स्नेह रखते हैं, एक दूसरे के बाद सोचते रहते हैं आप लोग। जी 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 जी, कहिए। चाहूंगी कि कांग्रेस की जो नीति है वो कांग्रेस चुनौतीपूर्ण तरीके से और गंभीरतापूर्ण तरीके से नगरीय निकाय चुनाव को लेती है, और कार्यकर्ताओं का जो प्रसंग जमीनी स्तर और बूथ स्तर पर लिया जाता है, वो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पूछ परख करती है। रही बात तैयारी की, तो हम तैयार जी। शिल्पी जी को आवाज मिल रही मेरी? जी 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 जी। की नाकामियों अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथ स्तर पर बताने की रणनीति हमने बनाई है, और ये नाकामियां इस प्रकार से है कि जो घोषणा इन्होंने की थी, वो घोषणा से इन्होंने वादा खिलाफी की है। पूरी तरह से साय सरकार नाकाम रही है, जमीनी स्तर पर साय सरकार असहाय हो गई है, अलोकप्रिय हो गई है। चाहे बिजली के रेट हाई होने की बात करिए, चाहे बिजली गोल की समस्या से परेशानियों की बात करिए, कोयला खनन की परमिशन की बात करिए, हर एक मुद्दे पर, हर एक वादे पर वादा खिलाफी इनकी नजर आती है, जनता भी देख रही है। शिल्पा जी, अब आप भी चिंता करने लग गई हैं भारतीय जनता पार्टी की, जैसा गोपाल जी कर रहे थे आप की पार्टी की चिंता, आप फिर उनकी चिंता करने में लग गई। मैंने पूछा था कि जिताऊ होने का मापदंड क्या होगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ शिल्पी जी, थोड़ी समय की बाध्यता है, थोड़ा बलवीर जैसे मैं समझ लूँ क्या लगता है जिस तरीके की पार्टियां बात करती हैं। मैं खासकर बात कर रहा हूं कि एक तरीके का हमने प्रारंभिक जो संकेत था कि युवाओं को टिकट दी जाएगी, जिताऊ कैंडिडेट एन केन प्रकारेण जो जीत सके, कहने का मतलब हम उसे उतारेंगे। तो आप क्या देखते हैं कि क्या चुनौती है कांग्रेस के सामने? क्योंकि मैं देखता हूं कि बड़ी चुनौती ये है कि 2 हार के बाद इन चुनाव में भी अगर हार होती है तब ये एक बड़ा कहा जा सकता है कि आघात होगा कांग्रेस के लिए फिर से उठ खड़ा होने में और फिर से अपनी ज़मीन तलाशने में। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं इन मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। क्या समझते हैं बलवीर जी, क्या रणनीति हो सकती है कांग्रेस की? संजय जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब 2 चुनाव आप हार गए लगातार बैक टू बैक, तो आपके कार्यकर्ताओं में भी जो विश्वास है वो थोड़ा सा डिग जाता है। तो ये चुनाव, इस वक्त पे जो चुनाव आने वाले हैं निकायों के, अगर इस वक्त भी इनको हार का सामना करना पड़ा तो मान के चलिए कि जो कार्यकर्ता है जिनके दम पे आप लड़ते हैं, आप जीतते हैं, टोटल धराशायी हो जाएंगे। और आने वाले 5 साल के बाद जो महत्वपूर्ण चुनाव होंगे, मतलब आपका धरातल पूरी तरह से खिसक चुका होगा। तो कांग्रेस इस तैयारी में है और उनकी तैयारी यह बता भी रही है कि हमको किसी भी तरीके से निकायों के चुनाव पर कब्जा करना होगा, अदरवाइज कार्यकर्ता भी उनसे छिटक जाएंगे और उनका जो जनाधार है वो भी छिटक जाएगा। फिर आने वाले चुनाव में जो एक्चुअल में जो सत्ता के केंद्र बिंदु होते हैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव, वहां पे कब्जा करने के लिए निकायों का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। इसीलिए जान फूंक रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं पे। ये जो लगातार दौरे हो रहे हैं, लगातार जो कार्यकर्ताओं की पूछ परख बैठकें हो रही हैं, इसके पीछे सिर्फ यही मंशा है कि हम ये निकायों के चुनाव जीतें। और उसके लिए उनकी जो तैयारियां हैं वो बार बार मीटिंग लेके यही देख रहे हैं कि हमको कैसे ये चुनाव जीतना है। उनकी रणनीति अलग अलग तरीके से बन रही है। देखिए, उनके जो बड़े नेता हैं पायलट जी, वो आ रहे हैं और बाकी तमाम तरह के नेता आ रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम यह चुनाव खोएं। ठीक है गोपाल जी, जैसा कि मैं कह रहा था वो सवाल रह गया, मैं शिल्पा जी से ही पूछूंगा कि क्या युवाओं पर इस बार बड़ा दाव खेलने की तैयारी है? युवाओं को प्राथमिकता से टिकट दी जाएगी जैसा कि उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं? इसका जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे। मैंने पहले ही लाइन में बोला था, शायद शिल्पा जी ने सुना नहीं था कि उनको लगा कि मैंने कांग्रेस के ऊपर कहा। मैंने पहले ही लाइन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तभी एक गरीब घर का बेटा आज देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाया है। क्या कोई परिवार की पार्टी नहीं है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस बात को। आप निश्चिंत रहिए, लोगों के बीच से चुनकर, नए हो पुराने हो,
ऐसे कार्यकर्ताओं को लाया जाएगा जो जनमानस के बीच रहकर जनमानस का काम कर रहे हैं और जनमानस से लगातार कांटेक्ट में हैं और जनमानस के बीच उनकी साख अच्छी है, जनमानस के बीच उनकी पकड़ अच्छी है। ऐसे कार्यकर्ताओं की भरमार है, ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज है भारतीय जनता पार्टी में। और टैलेंट बेस, भारतीय जनता पार्टी का जो टैलेंट बेस है वो भी बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। हम हर मोर्चे पर, हर स्टेप में कार्यकर्ता निर्माण का काम चलता रहता है भारतीय जनता पार्टी में। बलबीर जी से भी आप इस चीज की तस्दीक कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता निर्माण का काम जो है ना वो पुरजोर तरीके से होता है। वो हर स्टेप में होता है, चाहे वो मंडल पे हो, चाहे वो जिले में हो, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, हर जगह पर कार्यकर्ता निर्माण का काम होता है। इसलिए हम कतई चिंतित इस बात के लिए नहीं है कि हमें प्रत्याशी अच्छे चाहिए, और हमें पता है हमारे पास जो कार्यकर्ताओं का बेस है वो सभी के सामंत जी थोड़ा बताइएगा, आपके यहाँ भी कुछ ऐसी व्यवस्था बन रही है, एक टीम निकल रही है नेताओं की? जैसा कि मैं देख रहा था कि कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं वो निकल रहे हैं, अब जाएंगे धरातल पर पहुंचकर तलाश करेंगे चेहरों की कि कौन जीत सकता है, जैसा जिताऊ कहा दीपक भाई जी ने। 8 महीने की सरकार ये होने जा रही है और 8 महीने में केवल जनता की भलाई का काम विष्णुदेव जी की सरकार ने किया है। और आदरणीय विष्णुदेव साई जी की सरकार ने रोज एक एक कदम लोगों की भलाई, लोगों की चिंता और जनमानस के अच्छाई की ओर बढ़ता जा रहा है ये सरकार। और भूपेश बघेल के काले कार्यकाल से छत्तीसगढ़ को खींच के बाहर लाने का काम विष्णुदेव जी कर रहे हैं। और आदरणीय विष्णुदेव जी ने कल भी आप देखिए राखी के पहले 70 लाख माता बहनों को उनके अकाउंट में महतारी वंदन योजना का पैसा डायरेक्ट पहुंचा है। तो इसमें हम भारतीय जनता पार्टी कभी भी भाषणबाजी से काम नहीं चलाती है। भारतीय जनता पार्टी काम पर विश्वास रखती है और काम के बल पर ही आज कांग्रेस को हर तरफ हार का स्वाद चखा रही है भारतीय जनता पार्टी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, शिल्पा जी बिजली के दामों पे बात कर रही थी, विकास पे बात कर रही थी। शिल्पा जी, एक सवाल है, भूपेश बघेल से पूछिएगा 5 साल के कार्यकाल में 1 मेगावाट बिजली भी अगर उन्होंने एक्स्ट्रा पैदा की हो, एक कोई प्लांट लगाए हो, कोई काम किया हो, एक 4 लेन की सड़क बनाई हो, 500 मीटर का नया सड़क बनाया हो, ये सारे सवाल आप भूपेश बघेल से पूछिएगा, वो बता नहीं पाएंगे। जैसे आप भी अभी नहीं बता पाएंगे, वो भी नहीं बता पाएंगे जी। लेकिन आप बता दीजिए कि अगर आपके नजर में कोई ऐसा 4 लेन दिखता हो जो भूपेश बघेल ने भूमि पूजन किया हो, भूमि अधिग्रहण किया हो, या जिसको धरती पर लाने का काम किया हो, 1 मेगा पावर प्लांट या छोटा मोटा 50 मेगावाट का भी पावर प्लांट आपके नजर में हो तो जरूर बताइए। बताइए शिल्पा जी। देखिए शिल्पा जी बताइए। संजय जी, मैं ये कह रही हूँ कि भ्रष्टाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोग जो बात करते हैं, आप ये बता दीजिए कि स्काई वॉक जो रायपुर के हृदय स्थल पर बना हुआ है वो भ्रष्टाचार का इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा नमूना है। मैडम इसमें बहुत विस्तार से मैंने चर्चा की थी, आप ही थी प्रवक्ता थी आपकी, मैंने विस्तार से चर्चा की थी जी। देखिए मैं यही बोल रही हूँ कि जनता को समस्याओं के घेरे में डालने का कार्य शायद सरकार ने किया है। आप बोल रहे हैं कि बिजली के रेट्स, तो बिजली के रेट्स डबल इंजन की सरकार में तो डबल हुए, इसको आप मानिए, स्वीकार करेंगे, तभी तो समस्याओं का हल करेंगे। आप तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। आप बताइए स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था किस तरीके से चल रही है? डबल इंजन की सरकार, और मैं तो कहूँ कि आज के परिदृश्य में डबल इंजन की नहीं है तो बिना इंजन की सरकार है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है, कठपुतली से चलने वाली सरकार है। तो आप प्रदेश की चिंता कर ही नहीं रहे, सिर्फ भूपेश बघेल जी के, भूपेश सरकार के जनहितकारी योजनाओं का नाम बदल कर। शिल्पी जी थोड़ा सा हम विषयांतर हो रहे हैं, विषय पर आ जाते हैं। शिल्पी जी ठीक है, इसकी भी चर्चा हो गई, बीच बीच में कुछ बातें निकल आती हैं, उस पर भी बात हो जाती है। नगर निगम पर आपका पूरा कब्जा था, 14 के 14 नगर निगम आपके पास थे। नगर परिषद, नगर पंचायतों पर भी आपका बड़ा प्रभुत्व रहा इन पिछले 5 वर्षों में। अब वही मैं जो बात कर रहा था, जो शुरुआती मैंने बात कही कि चुनौती है, आपके पास चुनौती है, आपके सामने चुनौती है, उसे बचाए रखने की। और दूसरी तरफ एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के पास, और चुनौती क्या कहें, हम एक लगातार परंपरा देखते आ रहे हैं कि जिसकी
सत्ता होती है, निगमों पर, निकायों पर उनका ही आधिपत्य होता है, अक्सर ये देखने को मिला है। तो क्या आप समझती हैं जिस तरीके से नेता निकल रहे हैं, बार दौरे पर निकल रहे हैं, वो कार्यक्रमों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, जिताऊ उम्मीदवार जैसा कह रहे हैं दीपक बैज जी, उनकी तलाश करेंगे, तो उसी की कोशिश है क्या कि ये सब कुछ बचा रहे? लग रहा है कि ये खिसकता नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा लोकसभा में जी, जो आता हूं गोपाल जी। समीक्षा और मंथन करने के पश्चात पूरे जो बड़े छोटे और कार्यकर्ता हैं, सभी तरीके के जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो गिर गए थे, तो उठकर अब बुलंदियों को छूने के लिए अच्छे से तैयार हैं। उत्साह के साथ नगरीय निकाय चुनाव को गंभीरता से लेंगे और हमारी तैयारियां भरपूर है। बूथ लेवल मतलब मानती है शिल्पा जी, अब मानती है ना विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा एक मॉरल डाउन होता है, थोड़ा हतोत्साहित होता है नेता कार्यकर्ता। मानती हूँ, जो उठे वही असली दमदारी उन्हीं में होती है, वही जनता का कार्य करने के का अधिकार रखता है और निश्चित रूप से पार्टी उन्हीं को टिकट देती है, उन्हीं को नेतृत्व करने का मौका देती है जो दमदारी के साथ जनता का नेतृत्व कर सके। जनप्रतिनिधि वही होते हैं जो जनता की समस्याओं का निवारण कर सके। भारतीय जनता पार्टी के जैसे नहीं जो वादा खिलाफी और छल की राजनीति करने के लिए उतारू रहते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का अपना एक अनुभव वाली पार्टी है, पुरानी पार्टी है, अपने अनुभव के हिसाब से कार्यकर्ताओं का प्रसंग लेकर टिकट का वितरण निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक है, गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। जो दो बातें हैं, हम तो चाहते हैं कि भूपेश बघेल खूब भ्रमण करें, खूब जगह जाएं, क्योंकि जहां जहां उनके कदम पड़ेंगे वहां वहां होंगे बंटाधार। आपने देखा ही है राजनांदगांव में कैसे उनका विरोध होता था, दुर्ग में कैसे उनका विरोध होता था, बिलासपुर में कैसे उनका विरोध होता था, अंबिकापुर में तो वो जा ही नहीं पाते, सरगुजा में तो जाएंगे टीएस बाबा और वो लड़ेंगे, तो इन लड़ने में फुर्सत नहीं होगी। देखिए शिल्पा जी, मैं शिल्पा जी मैं आऊंगा, शिल्पा जी आपको मैं अतिरिक्त समय दे दूंगा। शिल्पा जी कहने दीजिए गोपाल जी को, तो लीजिए। वो आपसे पूछ रहे हैं, आप ही जवाब दीजिएगा, मैं नहीं कुछ कहूंगा, आपसे पूछ रहे हैं, जवाब आप दीजिएगा, आपको मैं समय दूंगा। खूब भ्रमण करें भूपेश बघेल, खूब जगह जाएं, अपने काले कार्यकाल का खुद सैंपल टेस्ट करें और देखें उन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया, उसका अवलोकन करें। और दूसरी बात है, ये बहुत शिल्पा जी बहुत सीरियस तरीके से बातें कर रही थी कि भाई कार्यकर्ता ऐसा होंगे, कार्यकर्ताओं को चुनाव। अरे भाई एजाज ढेबर को तो हटाइए, उनके जमीनों से होलोग्राम निकल रहे हैं। अभी एक महापौर, आप सोचिए कितनी सीरियस बात मैं करने जा रहा हूं, आप थोड़ा सा आपके चैनल में बात को सीरियसली सोचिए। एक महापौर जो एक जिले का या उस क्षेत्र का प्रथम नागरिक होता है, वो बोल रहा है कि मैं सुसाइड करूंगा। धारा 309 के तहत ये अपराध होता है। आप सोच के देखिए कि प्रथम नागरिक बोल रहा है कि मैं सुसाइड करूंगा राजनीतिवश। मतलब वो क्या लोगों के प्रति क्या उदाहरण पेश कर रहा है। प्रथम नागरिक अगर ऐसा उदाहरण पेश करता है तो मुझे लगता है ये नैतिक पतन है कांग्रेस की, और रायपुर में तत्काल उनको बर्खास्त करना चाहिए कांग्रेस को। धारा 309। शिल्पा जी संक्षेप में मैडम दिखा रहे हैं आप, एक महिला की रोते हुए वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया में, आप भूल जाते हैं अपनी बात जी। एजाज ढेबर का हुआ है, उन्होंने बोला है मैं सुसाइड कर लूंगा। आपको चाहिए तो मैं दिखा दूं अभी। आप सोचिए, धारा 309 में ये क्राइम है। आप एक क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हैं लोकप्रिय चैनल में, आप ऑनलाइन एक क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हैं, एक क्राइम है। आप क्रिमिनल को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? धारा 309 के तहत सुसाइड की बात करना, सुसाइड के लिए प्रेरित करना, सुसाइड को अटेम्प्ट करना, तीनों क्राइम है। और एसपी का नाम से उन्होंने धमकाने का काम किया कि मैं सुसाइड करूंगा। कैसी बातें हो रही है शिल्पा जी, थोड़ा समझाइए अपने पार्टी के लोगों को, थोड़ा कोशिश करिए कि वो संयम में रहे। आप लोग तो नगर निगम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर आपका महापौर
रायपुर राजधानी का महापौर, प्रथम नागरिक सुसाइड करने की बात कर रहा है, तो लोगों के प्रति क्या, लोगों की उनकी क्या अपेक्षा रहेगी, लोगों के ऊपर क्या उनकी छवि बैठेगी? आप सोचिए, थोड़ा सीरियस तरीके से सोचिए। ठीक है गोपाल जी, शिल्पा जी, गोपाल जी, शिल्पा जी, यही छवि लोगों तक जा रही है ना। ठीक है गोपाल जी, शिल्पा जी, चूंकि देखिए सर समय की थोड़ी बाध्यता है, मैं अब आज की चर्चा थी यहीं इसको विराम दूंगा। उससे पहले बलबीर जी से मैं पूछ लेता हूं, जैसा कि बात हो रही थी, देखिए बहुत सी इसमें बातें हैं, लेकिन इसके कुछ बड़े ऐसे पहलू होते हैं जब निकाय चुनाव की हम बात करें, या फिर शिल्पी जी भी जैसा कह रही हैं कि एक प्रकार का आघात पहुंचता है पार्टी को जब लगातार वो चुनाव हारती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत के साथ पूरे उत्साह से भरी हुई है और वो आगे बढ़ना चाहती है इसी तरीके से, जैसा शुरुआत में मैंने कहा विजय रथ नहीं चाहती है कि प्रदेश में वो रुके। तो उसके लिए जो तमाम रणनीति बनी है, आपने सबको सुना, कांग्रेस को सुना, भाजपा को सुना, जो कह रहे हैं वो, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बात हो जाती है कि जब निकाय चुनाव होते हैं तो देखिए, जब लोकसभा का चुनाव उसका एक स्तर, विधानसभा का चुनाव उसका एक स्तर, मुस्तर का मतलब मुद्दे और प्राथमिकताएं, और उसके बाद जब ये धरातल पर चुनाव होते हैं, इससे भी जब नीचे जाते हैं पंचायत के चुनाव, तो वहाँ भी मुद्दे कुछ और होते हैं, बातें कुछ और होती हैं। ये जो चुनाव होते हैं इनमें कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं आपको लगते हैं जिस पर कि ये दोनों पार्टियां अपना अपना दांव खेल सकती है? जी संजय जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यही मैं भी कहने वाला था कि जब चुनाव होते हैं तो लोकसभा के चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं, देश के मुद्दे होते हैं। विधानसभा का जब चुनाव होता है तो प्रदेश का चुनाव होता है, प्रदेश के मुद्दे होते हैं। जब निकायों के चुनाव होते हैं, गांव के मुद्दे होते हैं, शहरों के मुद्दे होते हैं। तो इस बार ये तो तय है कि कांग्रेस जिस तरीके से दोनों चुनाव में हारी है, तो वो एन टेन प्रकरण किसी भी तरीके से अपनी नीतियों को सुधारते हुए, सबक लेते हुए ये चुनाव जीतना चाहेगी। लेकिन धरातल पर सबसे बड़ी बात यह है कि शहरों में जो चुनाव होंगे, वार्डों में जो चुनाव होंगे, तो लोकल समस्याओं पे चुनाव होंगे। महंगाई मुद्दा तो कॉमन रहता है, वो तो तीनों चुनाव में काम करता है। लेकिन इसके अलावा सड़कों पे, गांव की सड़कों पे और शहरों की सड़कों पे, ट्रैफिक समस्या पे, बिजली की समस्या पे, ये तमाम मुद्दे, इन्हीं मुद्दों के आसपास ही चुनाव होंगे। और सबसे बड़ी बात इन चुनाव में यह भी होता है कि लोगों के व्यक्तिगत संबंध कैसे अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं, कैसे वहां की जनता के साथ हैं। तो ये बहुत बड़े मुद्दे जो दिख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चुनाव तो है, लेकिन इसमें मुद्दे बहुत छोटे और जमीनी स्तर रहेंगे। और यही इस चुनाव का फैक्टर होगा कि अगर आपके कैंडिडेट सही रहेंगे, जनता से जुड़े रहेंगे, तो वही इस चुनाव में जीत पाएंगे। अदरवाइज आपके जितने मुद्दे हैं वो बड़े बड़े मुद्दे कुछ तो हद तक काम करेंगे, लेकिन ये संबंधों का चुनाव होता है और इसी आधार पर ये चुनाव जीते और हारे जाते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि बड़े बड़े प्रत्याशी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से हारे हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको। एक राजा तालाब में तरुण चटर्जी होते थे, बहुत बड़े नेता थे, वो बाद में मंत्री भी बने, लेकिन जब वो वार्ड का चुनाव लड़ रहे, पार्षद का चुनाव लड़ रहे, तो हार गए। इसी तरीके से ये है कि ये संबंधों के चुनाव होंगे, व्यक्तिगत चुनाव होंगे। और इसी पे अगर पार्टियां जो बोल रही हैं कि हम जीतने वाले प्रत्याशियों को टिकट देंगे, तो यही होगा कि जीतने वाले प्रत्याशी तय करते समय लोगों को यह जानना पड़ेगा कि जनता के बीच उनकी कितनी घुसपैठ है, जनता में उनका छवि कैसी है। ठीक है, तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, बात हो रही है जिताऊ उम्मीदवार की, लेकिन जैसी चर्चा हो रही थी कि जिताऊ उम्मीदवार कौन है जिताऊ उम्मीदवार, और ये तय कर पाना ही सबसे बड़ी चुनौती है कि कौन जिताऊ उम्मीदवार है। जैसा हम शुरुआत में ही कह रहे थे, गोपाल जी भी कह रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का तो कहना ही है कि हम जो उम्मीदवार उतारेंगे वो जिताऊ होंगे, जीतने के लायक होंगे, युवाओं को प्राथमिकता होगी भारतीय जनता पार्टी की। ये तमाम बड़े विषय हैं, लेकिन जब कुल मिलाकर इनका हम एक सार निकालने की कोशिश करते हैं तो कोशिश तो यही होती है कि अब जब आप प्रदेश की सरकार में हैं, तब स्थानीय सरकार भी आपके साथ हो, ताकि जो भी प्रकार के, किसी प्रकार के जो सरकारी कामधाम होते हैं, या फिर कहें कि जो एक प्रशासनिक या संगठनात्मक ढांचा होता है पार्टी का, वो नीचे तक बिल्कुल बंधा रहे, कसा रहे। और ये कसावट तब आती है जब आप वहाँ पर सत्ता में होते हैं। तो ये
बाकायदा एक रणनीति का विषय है जिस पर दोनों पार्टियां काम कर रही हैं, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब यही देखना होगा कि आखिर जाके अंत में इसका परिणाम क्या होता है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, गोपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शिल्पा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बलवीर जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो तमाम विषय थे हमने चर्चा की विस्तार से अपने मेहमानों के साथ। फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मिलेंगे, बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।